BSc पार्ट सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। देखिए, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के मध्य आवर्त सारणी में रखे गए हैं। ये वर्ग संख्या 3 से लेकर के 12 तक आते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा ये है कि यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी कक्षकों में प्रवेश करते हैं तो उन्हें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। और संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? डी ब्लॉक मतलब जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो यदि किसी डी ब्लॉक मतलब डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है और डी ऑर्बिटल यदि अपूर्ण होता है तो उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। इसलिए डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में रखे गए हैं उनमें जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिसमें कि 3d10 4s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए उनको डी ब्लॉक के एलिमेंट तो कहते हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। इस यूनिट में हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो फर्स्ट सीरीज है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d 1 to 10 ns 0 1 और 2 हो सकता है। तो इसका जो फर्स्ट सीरीज़ है उसमें स्टार्ट होता है स्कैंडियम से, जिसका कि परमाणु क्रमांक 21 होता है, और उसको अपन आर्गन 3d1 4s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो हाफ-बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d में जाता है 4s के बाद में, क्योंकि इसकी एनर्जी का जो क्रम है वो यही होता है हाफ-बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। इसमें दो अपवाद पाए जाते हैं, क्रोमियम 3d5 4s1 और कॉपर 3d10 4s1। ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें अर्धपूरित कक्षक और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है, इसलिए 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में आकर के अर्धपूरित कक्षक और पूर्ण पूरित कक्षक बनाते हैं। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है अपन जो अध्ययन करेंगे उसमें है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, परमाणुवीय और आयनिक त्रिज्या। तो परमाणुवीय त्रिज्या किसे कहते हैं, सबसे पहले ये हम परिभाषित करेंगे। तो नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मध्य की जो दूरी होती है उसे परमाणुवीय त्रिज्या कहते हैं। ये दो कारकों पर निर्भर करती है। पहली, परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन की संख्या पर। तो परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे कि बाह्यतम इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण बल बढ़ जाता है और उस कारण परमाणुवीय आकार कम हो जाएगा। दूसरा कारक है परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट किसे कहते हैं? संक्रमण तत्वों में n-1 डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के प्रति जो आकर्षण बल उससे क्या होता है, बढ़ जाता है, और उस प्रतिकर्षण बल बढ़ने के कारण नाभिक का जो आकर्षण बल होता है वो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के लिए कम हो जाता है, इसलिए परमाणु का आकार बढ़ जाता है। तो ये दो कारक हैं जो कि परमाणुवीय आकार या परमाणुवीय त्रिज्या को निर्धारित करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि प्रथम जो संक्रमण श्रेणी है, जो संक्रमण ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी जो सीरीज़ है उसमें यदि आवर्त में अपन बाएं से दाएं जाते हैं तो पहले तो चूंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, इसलिए परिरक्षण प्रभाव कम होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक है वो बढ़ता है, जिसके कारण कि उसका जो परमाणु त्रिज्या कम होती जाती है। लेकिन जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे डी जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाता है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी है तत्वों की, उसमें बीच में जो स्थिर हो जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम तक तो इसमें क्या है, कम हो रही है। उसके बाद में लगभग स्थिर हो जाती है मैंगनीज, आयरन और कोबाल्ट तक और निकल तक। उसके बाद में इसमें
आकार बढ़ जाता है। इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि परिरक्षण प्रभाव अधिक हो जाता है, क्योंकि इसमें डी ब्लॉक्स के जो डी ऑर्बिटल्स हैं, उन डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है, जिससे कि परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाता है। ठीक है, अब अपन जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज़ आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव। तो इसमें आयनन विभव किसे कहते हैं? किसी भी तत्व के एक गैसीय परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को नाभिक आकर्षण बल से अनंत दूरी तक ले जाने में जितनी ऊर्जा लगती है उसे आयनन विभव कहते हैं। मतलब जो नाभिक का जो परमाणु का जो बाह्यतम कोश होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको हम आयनन विभव कहते हैं। तो मतलब नाभिक के साथ में इलेक्ट्रॉन जितने आकर्षण बल से बंधा रहेगा उसका आयनन विभव का मान उतना ही होगा। तो परमाणु क्रमांक बढ़ने से क्या होगा? नाभिक का आवेश बढ़ जाएगा, और नाभिक का आवेश बढ़ेगा तो आयनन विभव का मान बढ़ जाएगा। अब क्या होता है कि जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है उसमें जो n-1d कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि भी होती है, जिससे कि परिरक्षण प्रभाव भी होता है। तो परिरक्षण प्रभाव के कारण और प्रभावी नाभिक के आवेश एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिसके कारण स्कैंडियम से जिंक तक यदि हम जाते हैं तो आयनन विभव के मान में बहुत कम वृद्धि होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्कैंडियम से जिंक तक एलिमेंट का जो आयनन विभव का मान है किलोजूल प्रति मोल में वो इस मेंशन किया है। तो स्कैंडियम का 631, फिर उसके बाद में इसका आयनन विभव का मान 656 हो रहा है, फिर इसमें 650 है, 653 है, 7147 है। अब ये मैग्नीज का जो 717 है या 717 किलोजूल पर मोल आयनन विभव का मान आ रहा है, वो इसकी वजह से आता है कि इसमें 3d5 4s2 का कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो जिससे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे जिंक में 3d10 4s2 पूर्ण पूरित का विन्यास है, तो उसमें भी आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इनका आयनन विभव का मान अधिक होता है। अब देखिए, यदि इनका द्वितीय आयनन विभव का मान ज्ञात करें तो क्रोमियम का जो है वो द्वितीय आयनन विभव वेनेडियम और मैग्नीज से दोनों से ही ज़्यादा होता है, और ऐसे ही कॉपर का निकल और जिंक दोनों से ज़्यादा होता है, क्योंकि कॉपर और इसमें क्रोमियम में क्या है, क्रोमियम में इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d5 आ जाएगा और 3d5 से निकालना ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे ही कॉपर में 3d10 है, तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है इलेक्ट्रॉन को निकालना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो संक्रमण तत्व हैं उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उच्च होते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है संक्रमण तत्वों में उनके धातु जो सामर्थ्य होती है उसके कारण होता है। तो धात्विक सामर्थ्य जो है वो डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की बढ़ने से धात्विक सामर्थ्य का मान बढ़ता है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मैंगनीज से कॉपर तक डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, कम होने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मान कम हो जाता है। और मैंगनीज एंड जिंक में D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसके कारण ही इसका मान और ज़्यादा कम हो जाता है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में सभी एलिमेंट्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट प्रदर्शित किया है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी क्रियाशीलता कब होगी, जब कोई इलेक्ट्रॉन या तो कोई भी तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन दे दे या इलेक्ट्रॉन ले ले। तो संक्रमण तत्व जो हैं, जो धातुएं हैं, वो कम क्रियाशील होती है, क्योंकि इसका कारण यह है कि इनके आयनिक विभव का मान एक तो उच्च होता है, दूसरा डी ऑर्बिटल्स में भी डी ट्रांजिशन होता है, एनर्जी में डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी में डिफरेंस हो जाता है, जिसके कारण इनकी डी ट्रांजिशन होता है, और उस ट्रांजिशन की वजह से जो ऊर्ध्वपातन ऊष्मा है उसका मान भी उच्च हो जाता है। और दूसरा, इनके जो आयन है उनकी जल योजन ऊर्जा का मान कम हो जाता है, तो इसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैटालिटिक एक्टिविटी। तो संक्रमण धातुएं दो प्रकार की कैटालिटिक एक्टिविटी प्रदर्शित कर सकती है। पहला है होमोजेनस कैटलिस्ट और दूसरा है हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। तो होमोजेनस कैटलिस्ट में क्या है कि
धातु मतलब जो संक्रमण धातुएं हैं और जो रिएक्टेंट है मतलब क्रियाकारक है, दोनों की फेज एक ही होती है। और वो जो संक्रमण धातुओं के जो यौगिक हैं वो क्रियाकारक से क्रिया करके एक मध्यवर्ती यौगिक बनाते हैं। वो मध्यवर्ती यौगिक उत्पाद और उत्प्रेरक में वियोजित हो जाता है। और इसी प्रकार से दूसरा जो कैटलिस्ट है वो उसमें क्या होता है कि कैटलिस्ट मतलब जो संक्रमण धातुओं के जो यौगिक होते हैं वो और जो क्रियाकारक उनकी दोनों की फेज़ अलग अलग होती है। तो या तो वो गैसीय फेज़ में होंगे या वो द्रव फेज़ में होंगे। तो गैसीय फेज़ में होंगे तो कैटलिस्ट क्या है, सॉलिड फेज़ में होगा। तो सॉलिड फेज़ क्या है कि क्रियाकारक को एक सरफेस देता है रिएक्शन के लिए, तो वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एक एब्जॉर्ब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो वियोजित होकर के उत्पाद और उत्प्रेरक में वियोजित हो जाते हैं। इसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं जिसमें कि जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड ये सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनाता है। ऐसे ही हम ये पॉलीएथिलीन पी का फॉर्मेशन कर सकते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट के द्वारा। और हैबर विधि के द्वारा हम जो है अमोनिया का सिंथेसिस करते हैं जिसमें नाइट्रोजन प्लस 3s2 इन प्रेजेंस ऑफ आयरन और मोलिब्डेनम मेटल। और नेक्स्ट है फेंटोन रिएजेंट। फेंटोन रिएजेंट होता है फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसकी प्रेजेंस में अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। और इसी प्रकार से रेनेनिकल और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में एडिपोनाइट्राइल जो है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी है।